हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी का सेट बना रहे हैं और बीपीएससी के सेट से संबंधित 2 वीडियो जो है अपलोड किए जा चुके हैं, यानी कि 99 का जो है वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आज जो है दोस्तों 2002 का सेट है। यह पीटी में पूछा गया प्रश्न है 2002 में। तो आइए चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए जो इसके यानी इस सेट के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो दोस्तों, लोकसभा के चुनाव के लिए निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो यह हम लोग जान ले दोस्तों कि लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव के लिए न्यूनतम आयु जो है आपका वह 25 वर्ष है। यानी कोई भी 25 वर्ष का व्यक्ति जो है लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। और अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें या विधान परिषद की बात करें तो वह 30 वर्ष उसकी आयु है। यानी कि राज्यसभा या विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है और लोकसभा और आपका विधानसभा का 25 वर्ष है। तो यहाँ विधानसभा यानी लोकसभा के बारे में पूछा जा रहा है, तो लोकसभा और विधानसभा का आपका 25 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है दोस्तों कार्यपालिका जो है आपका विधान पालिका के अधीन रह करके जो है कार्य करती है। दोस्तों, भारत में हम लोग जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वह जो है विधान पालिका यानी संसद के सदस्य होते हैं, और कार्यपालिका के जो सदस्य है वह जो है संसद के यानी लोकसभा के यानी प्रति जिम्मेदार होते हैं, यानी सामूहिक रूप से ये उत्तरदायी होते हैं। तो कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। अगला प्रश्न है हमारा कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। तो राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है दोस्तों प्रश्न उत्तर सत्र। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तत्काल बाद का जो समय होता है वह जो है आपका शून्यकाल का समय कहलाता है, और यानी शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। प्रश्नकाल का समय जो है दोस्तों 12 बजे जो है आपका समाप्त हो जाता है। तो इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों, यह जो है आपका यानी कि 245 अनुच्छेद जो है दोस्तों, यह जो है आपका यानी संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो दोस्तों, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को जो है एडवोकेट जनरल जो है, जिसे हम लोग महाधिवक्ता के नाम से भी जानते हैं, यह जो है परामर्श देता है। और यह जो है दोस्तों अनुच्छेद 165 में जो है यानी राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर जो है सलाह देने के लिए एडवोकेट या महाधिवक्ता की जो है जिक्र किया गया है। और यह एडवोकेट जनरल जो है दोस्तों यानी महाधिवक्ता जो है वह जो है आपका यानी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही जो है वह अपने पद पर बना रहता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है। तो
तो यह किस प्रकार का जो है, यानी यह विवाद जो है इसका कौन सा प्रकार है, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यानी बी, स्वत्वाधिकार मुकदमा, जिसे हम लोग टाइटल सूट भी कहते हैं। दोस्तों ये जो है बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि विवाद जो है न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमा यानी टाइटल सूट के अंतर्गत रखा गया है। और परमादेश याचिका में होता है क्या दोस्तों कि किसी व्यक्ति का अथवा सार्वजनिक संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों यानी उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन कराने के लिए जारी किया जाता है। और क्षतिपूर्ति का जो दावा है दोस्तों, ये क्षतिपूर्ति जो है यह किसी व्यक्ति या फर्म द्वारा किया जाता है। तो ये बाबरी मस्जिद के बारे में पूछा जा रहा, तो यह स्वत्वाधिकार मुकदमा यानी टाइटल सूट के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो दोस्तों यह अधिकार जो है आपका चुनाव आयोग को है कि वह किसी पार्टी को यानी किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा दे। और इसके लिए भी दोस्तों कुछ आधार होते हैं, यानी किसी पार्टी को जो है क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी जो घोषित करती है चुनाव आयोग, तो इसके पीछे भी कुछ यानी आधार होते हैं जिसके आधार पर ये लोग किसी पार्टी को क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पार्टी घोषित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। तो संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह जो है पंचायती राज प्रणाली से जो है संबंधित है आपका 73वां संविधान संशोधन। और यह 73वां संविधान जो संशोधन है दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को यह आपका 73वां संविधान संशोधन जो है लागू किया गया था, यानी कि यह जो है 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यानी 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को किया गया और यह जो है 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखिएगा। इसमें जो है दोस्तों 29 विषय शामिल किए गए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो दोस्तों पंचायती राज के जो त्रिस्तरीय प्रणाली जो है वह उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये तीनों जो है आपके त्रिस्तरीय समिति यानी प्रणाली में आते हैं। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रख ले। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष है। तो संविधान समीक्षा आयोग के जो 2000 में गठित किया गया उसके MN जो है वेंकटचलैया जो अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। और संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दोस्तों अनुच्छेद 40 में है। तो इसको भी निश्चित रूप से याद कीजिएगा। और राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा, तो इसमें जो है आपका इसका वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में वर्ष 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों यह पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को 1998 का मिला था। अगला प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कि पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ? तो ये करंट से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि तृतीयक क्षेत्र में जो है उस समय सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि IRDP का मुख्य उद्देश्य है।
तो IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो IRDP का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण, यानी ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण जो है आपका IRDP का मुख्य उद्देश्य है। और यह IRDP जो है दोस्तों, यह छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है प्रारंभ किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों आपका गरीबी यानी कि निर्धनता या गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के आय में वृद्धि करना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है। तो सापेक्ष निर्धनता का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इसका अर्थ है आर्थिक असमानताएं, यानी आर्थिक क्षेत्र में जो असमानताएं हैं उसे ही जो है हम लोग सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से जुड़ा प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है दोस्तों? कई बार जो है पंचवर्षीय योजनाओं से जोड़ करके प्रश्न पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। तो ये पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न है। तो यह जो है दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि यानी 1997 से 2002 के बीच का जो काल है वह 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल है। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई दोस्तों? यह जो है आपका 1950 में की गई थी। और यह जो है अब नीति आयोग के नाम से, यानी योजना आयोग का नाम अब क्या हो गया दोस्तों? नीति आयोग। तो इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। तो किसी देश की प्रति व्यक्ति आय किस तरह से प्राप्त की जाती है दोस्तों? तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, यानी किसी देश की प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से प्राप्त की जाती है। और किसी देश में जो है दोस्तों एक वर्ष के अंदर जो है उत्पादन के साधनों द्वारा जो अर्जित कुल आय का योग ही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा जो यानी एकत्रित की जाती है दोस्तों? तो वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे CSO के नाम से हम लोग जानते हैं, उसके द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का आकलन जो एकत्रित किया जाता है। यह संस्था नियमित रूप से दोस्तों राष्ट्रीय आय के आंकड़े ही प्रकाशित करती है। तो इसको भी आप लोग निश्चित रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो भारत में कृषि जो है दोस्तों वह जो है आपका यानी 65% लोगों को जो है प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है हमारे देश की कृषि। तो यह बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। हमारे देश के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है आपका कृषि का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर है? तो परोक्ष कर कौन से है दो दोस्तों? यह बताना है हम लोगों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिक्री कर और उत्पादन शुल्क, यानी बिक्री कर और उत्पादन शुल्क जो है दोस्तों वह परोक्ष कर है। अगला प्रश्न है हमारा कि रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया। तो दोस्तों रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन जो है कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जुलाई 1991 में। चूँकि यह 2002 का प्रश्न है दोस्तों, तो उसके पहले का ही जो चीज़ है वह काउंटिंग होगा। तो रुपये का अंतिम बार उस समय अवमूल्यन जो है 1991 में किया गया था। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखें। और दोस्तों रुपये का जो अवमूल्यन लगभग 3 बार किया जा चुका था उस काल तक। पहली बार जो है आपका 1949 में किया गया, दूसरी बार 66 में किया गया और तीसरी बार जो है
वन में किया गया था। इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, फॉन्ट को छोटा करना पड़ेगा। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जो है आपका क्रेडिट कार्ड को जाना जाता है। क्रेडिट कार्ड जो है दोस्तों पश्चिमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की देन है और यह मुख्यतः जो है व्यापारिक बैंकों द्वारा जो है यानी चलाई गई योजना है, यानी बैंकों के द्वारा यह चलाई गई योजना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है। तो वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है दोस्तों? तो यह आपका USA। आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो अब हिस्ट्री की ओर बढ़ चले हैं दोस्तों। ये प्रश्न हिस्ट्री से संबंधित है। इसके पहले इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न था और स्टार्टिंग में जो है आपका पॉलिटी से संबंधित प्रश्न था। तो BPSC में जो है हर सब्जेक्ट को लगभग टच किया जाता है, यही इसकी खासियत है। तो ये प्रश्न जो है आपका हिस्ट्री से संबंधित है दोस्तों। तो हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न में यानी कि पूछा जा रहा है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है दोस्तों पावापुरी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर क्यों बनाया गया दोस्तों, यानी कहाँ बनाया गया यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यानी कि बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी बोध गया में जो है बोधि वृक्ष के नीचे जो है गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस वजह से जो यहाँ महाबोधि मंदिर बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो दोस्तों शुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश का जो है भारत पर शासन चला था। दोस्तों शुंग वंश का जो शासन काल है आपका, यानी ये शुंग वंश जो है आपका 185 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 73 ईसा पूर्व तक जो इसका शासन चला था। और उसके बाद जो कण्व वंश आया तो ये 73 ईसा पूर्व से लेकर के जो है आपका 28 ईसा पूर्व तक जो है इसका शासन चला था। तो इसको भी आप लोग निश्चित रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों अशोक के शासन काल में जो है बौद्ध सभा जो है आपका यानी कि किस नगर में स्थापित की गई यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जो है अशोक के शासन काल में जो है आपका बौद्ध संगीति की गई और यह बौद्ध संगीति जो है दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति थी, जिसका जो है आयोजन बौद्ध यानी कि आपका मौर्य सम्राट जो थे अशोक के शासनकाल में करवाया गया था आपका 250 ईसा पूर्व में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है राजनीतिक नीतियों के बारे में प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र से मतलब आर्थिक जीवन से संबंधित यहाँ तथ्य पर प्रकाश नहीं डाला गया दोस्तों, बल्कि राजनीतिक नीतियों के अंतर्गत बातों पर जो है प्रकाश डाला गया। और यह जो है दोस्तों यानी इस अर्थशास्त्र की रचना जो है आपका चाणक्य के द्वारा की गई। यानी चाणक्य जिसे हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, इनका एक अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है और ये जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो है आचार्य के रूप में उस समय कार्यरत थे और चंद्रगुप्त के गुरु भी थे। तो इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को जो है एक देवता का स्थान जो है आपका
यानी कि कनिष्क के जो है कनिष्क के युग में जो है इसे प्राप्त हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो दोस्तों कुमार संभव महाकाव्य जो है दोस्तों, यह जो है आपका कालिदास की एक महान रचना है, कुमार संभव। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद जो है दोस्तों भारत में सैयद वंश का जो है शासन स्थापित हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो दोस्तों फिरोज तुगलक के दरबार में जो है सबसे अधिक गुलाम थे। तो फिरोज शाह तुगलक जो है दोस्तों, इनका शासनकाल जो है 1351 से 88 तक चला था। इनके समय जो है लगभग 1,80,000 दोस्तों गुलाम थे। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखेगा। इन्होंने जो है दीवाने बंदगान नाम के एक यानी कि संस्था स्थापित की थी, जो आपका गुलामों से संबंधित व्यवस्था को देखने के लिए ही स्थापित की गई थी। तो इससे भी प्रश्न कई बार जोड़ करके पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारी को रोजगार यानी बेरोजगारों को जो है रोजगार दिलवाया था? तो किस शासन ने दोस्तों यानी किस शासक ने जो है बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका फिरोज शाह, तो यानी फिरोज तुगलक जो है आपका, इन्होंने ही जो है बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो किस मुगल बादशाह ने दोस्तों जो है यानी कि अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन फर्रुखसियर। यानी फर्रुखसियर जो है उसके द्वारा ही जो है अंग्रेज़ों को जो है आपको व्यापार में मदद करने के लिए फरमान जारी किया गया था। यह फरमान जो है दोस्तों 1717 में जो है जारी किया था फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों के लिए। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि औरंगजेब का शासनकाल जो है 1707 तक चला था। इसके बाद उत्तर मुगल काल आरंभ हो गया, यानी कि सारे के सारे जो अयोग्य शासक औरंगजेब के बाद आए और जिसके कारण जो है मुगल वंश का अंत हो गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो दोस्तों कूका आंदोलन को जो है आपका यानी कि आपका संगठित करने वाले जो थे दोस्तों गुरु राम सिंह थे। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह के द्वारा जो है संगठित किया गया था। और यह जो है दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत जो है 1840 में की गई थी। और यह जो है दोस्तों पश्चिमी पंजाब में यह आंदोलन यानी चला था। और जो आरंभ जो है दोस्तों भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। तो आपको इसको भी निश्चित रूप से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो दोस्तों बिहार के जगदीशपुर से जो है इन्होंने जो है यहाँ इस विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। और यह जो है दोस्तों जगदीशपुर के जमींदार या राजा थे आपके कुंवर सिंह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो दोस्तों गालिब थे वो कवि जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था दोस्तों 1857 के युद्ध में, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह, यानी मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर विरोधी थे। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। तो मुंडाओं ने कहाँ विद्रोह खड़ा किया था दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 1895 में जो है यह विद्रोह खड़ा किया गया था मुंडाओं के द्वारा। और यह आंदोलन जो है दोस्तों बिहार में किया गया था, यानी उस समय यह बिहार का ही हिस्सा था। अब यह जो है झारखंड में यह चला गया है, यह हिस्सा मुंडा जनजाति का जो प्रदेश है। यह चूँकि झारखंड जो है बिहार से 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, किंतु यह जो है चूँकि 1895 की घटना है, तो यह उस समय बिहार और झारखंड जो है एक था। तो यह जो है आपका 1895 में यह विद्रोह खड़ा किया गया था मुंडाओं के द्वारा। इसका नेतृत्व जो है दोस्तों आपका बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। और यह आंदोलन जो है दोस्तों 1899 से लेकर के जो है आपका 1900 तक चला था। तो इसको भी आप लोग याद रखना। भारत संघ के संस्थापक कौन थे। तो भारत संघ के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो आपका भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी भारत संघ के जिसे इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसके जो संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और इन्होंने जो 1876 में जो है आनंद मोहन के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना की थी। तो इसको भी जो है आप लोग निश्चित रूप से याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो दोस्तों इलाहाबाद की संधि के पश्चात जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है आपका मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो है आपका मोहम्मद रजा खान को बनाया था 1765 में। तो मोहम्मद रजा खान को 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने जो है मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो दोस्तों जो है यानी 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित जो आयोग है वह है आपका पील आयोग। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई दोस्तों 1885 ईस्वी में। तो आप इसको भी निश्चित रूप से याद रखना। और A.O. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। बंगाल का विभाजन हुआ। तो बंगाल का विभाजन जो है दोस्तों आपका 15 अक्टूबर 1905 में किया गया था। और यह विभाजन जो है दोस्तों आपका यानी लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है आपका किया गया था। कर्जन, तो यह भी पूछा जाता है बहुत बार दोस्तों कि किसके नेतृत्व में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। तो आपका कर्जन के नेतृत्व में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। तो दोस्तों नरम दलीय के तौर पर जो है किसे नहीं जाना जाता है यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल, पाल और लाल
जो है ये तीनों जो है दोस्तों गरम दल से संबंधित थे। तो बाल गंगाधर तिलक को बाल बोला जाता था और लाला लाजपत राय को जो है लाल बोला जाता था और बिपिन चंद्र पाल को जो है पाल बोला जाता था। तो ये लाल पाल बाल जो है आपका गरम दल से संबंधित थे, ये नरम दल से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है कि जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की थी। तो दोस्तों जनरल डायर की हत्या करने का श्रेय जो है आपको उधम सिंह को जाता है। और ये जनरल डायर की हत्या इसलिए की गई थी दोस्तों कि इसके द्वारा है जो 1919 में जो है आपका यानी 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग में जो हजारों लोगों को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तो इसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने जो है जनरल डायर की हत्या की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है दोस्तों वह यानी कि किसी ने नहीं किया था, यानी इनमें से किसी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। क्योंकि दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 को जो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पास किया गया था, किंतु 9 अगस्त की सुबह ही जो है गांधी जी समेत सभी जो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस प्रकार चूँकि सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसी नेता के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि जनता ने खुद ही जो इस आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कि यह आंदोलन जो है व्यापक रूप धारण कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, करो या मरो का मंत्र किसने दिया। तो करो या मरो का मंत्र जो है दोस्तों यह यानी कि यह मंत्र जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है दोस्तों आपका कहाँ की गई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आपका सिंगापुर में की गई थी। और यह गठन जो है दोस्तों 1943 ईस्वी में क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के द्वारा टोक्यो में किया गया था। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखिएगा। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे और वहां उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई। तो भगत सिंह और सुखदेव और जो है आपका राजगुरु को जो है आपको फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। और एक साथ इन तीनों क्रांतिकारियों को दोस्तों फांसी लाहौर में आपको 23 मार्च 1931 को दी गई थी। सैंडर्स हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र के तहत इन पर मुकदमा चलाया गया था और इस डेट को जो है इस तिथि को जो है इन तीनों को फांसी की सज़ा अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न, अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह के प्रश्नों का सेट आपको लगातार मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।